आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज एक तरीके से एसआई का हमारा पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में जैसा कि थंबनेल में मेंशन किया गया है कि आज हम लोग एसआई का जो प्रीलिम का एग्जाम है, पहला जो फेज है, सेकंड जो फेज है एग्जाम का, उस पर बात करेंगे कि कैसे हम लोग को प्रीलिम की तैयारी करनी है, क्या चीजें प्रीलिम्स के लिए करनी है और कौन सी चीजों को अवॉइड करनी है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, जो प्रीलिम्स को निकालने में दिक्कत कर सकता है। उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले जो मेरा था कि सिलेबस के बारे में, एसआई के सिलेबस के बारे में, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि माइनस मार्किंग हो सकता है करके। लेकिन वहां पे मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा कि एसआई का जो सिलेबस है वहां पे कहीं माइनस मार्किंग की बात नहीं कही गई। ठीक है, तो एसआई का जो प्रीलिम का जो पेपर है उसमें माइनस मार्किंग शायद ही होगी, मेंशन कहीं नहीं किया गया है वहां पे सिलेबस में। और दूसरा, एसआई का जो पेपर है वो 2 घंटे का है, तो 150 क्वेश्चन आना तो संभव नहीं है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने 150 क्वेश्चन बोला था वो 100 क्वेश्चन आएंगे। वो भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, माइनस मार्किंग में भी जहां तक हो सकती नहीं होगी। अब बात करते हैं कि हमको अप्रोच कैसे रखना है, हमको प्रीलिम एग्जाम के लिए कैसी तैयारी करनी है, इसके बारे में हमको बात करनी है फाइनली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है जो लगभग सभी लोगों के दिमाग में होगा। ठीक है, तो हम लोगों को एसआई के एग्जाम के लिए कुछ कुछ अप्रोचेस रखने कि हमको इस तरीके से तैयारी रखनी है, तभी हमारा पेपर जो है वो आसानी से निकल सकता है। प्रीलिम पेपर मुख्य पेपर में हम लोग शामिल हो सकते हैं, उसके लिए कुछ कुछ चीजें करनी आपको बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले जो चीज है वो ये है, यहां पे लिखा है सबसे पहले कि यहां पे कुछ कुछ क्वेश्चन है स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स करके, स्ट्रेटजी फॉर एसआई प्रीलिम्स करके। सबसे पहले एसआई प्रीलिम एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहां से शुरुआत करें, यह आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है। यहां पे बहुत लोगों ने मेरे को पूछा है सर एग्जाम की तैयारी कहां से करें सर हम लोग। ठीक है, कई लोगों ने मेरे को फोन करके पूछा है कि एग्जाम की तैयारी, प्रीलिम एग्जाम की तैयारी हम लोग कहां से करें, कैसे शुरुआत करें उसकी, इस बारे में बताइए सर करके। इसी कारण से ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे एसआई प्रीलिम जो कि सामान्य ज्ञान जिसमें आएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन लगभग रहेंगे उसमें, 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो इसमें सर हम लोग एग्जाम की तैयारी कहां से शुरू करें। तो देखो सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट को आप पकड़िए जो बोरिंग हो, जिसको पढ़ने में आपको बोर लगता हो। दूसरी चीज, बोरिंग के साथ साथ वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट भी हो। ये चीज एकदम फैक्चुअल है कि जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है ना वो बोर भी लगना चालू हो जाता है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, समझ नहीं आता, तभी वो आपको बोर लगेगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट अगर बोरिंग हो, डिफिकल्ट हो और उससे ज्यादा नंबर का आ रहा है, ठीक है, और जिसपे आप कमजोर हो और जिससे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, उस पर ज्यादा फोकस करना है और उस पर सबसे पहले फोकस करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, मेरा नाम अमित कुमार साहू है। ठीक है, अब अमित नामक छात्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हिला हुआ है। हिला हुआ इन द सेंस वो उस पर उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आप सबको पता होगा कि संविधान जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो। ऐसा ही में 8 से 10 क्वेश्चन संविधान के आने वाले हैं, पहले ही बता देता हूं मैं। अगर मेरे को संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो बोरिंग लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो मेरे को ना धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं कि एक दिन में 3-4 टॉपिक पढ़ ली, एक दिन में आप एक टॉपिक पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। और जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपको बोर लगता है, सबसे पहले उसी को पढ़ो, उसी को पहले पढ़ना है आपको, उसके बिना दिन की शुरुआत नहीं करनी है। अगर आपको जो चीज डिफिकल्ट लगता है, जो चीज बोरिंग लगता है और जिससे मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स भी आने वाले हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे संविधान मैंने बताया कि अगर आपको संविधान आपको बोर लग रहा है तो आप क्या करिए, संविधान को सबसे पहले उठाइए, धीरे धीरे कछुए की तरह पढ़िए, ना कि खरगोश बनिए यहां पे। ठीक है, जितना आराम से उसको पढ़ सके, भागने की कभी प्रयास, एक दिन में एक ही पेज हो रहा ना, उतना ही कर लीजिए बस। ठीक है, आपको कम पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है उतना थारो पढ़ना है।
कोई मतलब नहीं है कि संविधान का पूरा चीज आपने पढ़ लिया 2 दिन में और आपको भाग 9 में पता नहीं कि पंचायत है, भाग 4 में पता नहीं क्या है, भाग 3 में पता नहीं क्या है, भाग 2 में पता नहीं क्या है। तो आप एक टॉपिक को, अभी इतना टाइम है कि आप एक एक भागों, संविधान के एक एक भाग को इतने अच्छे से पढ़ सकते हो। एक एक सप्ताह में, एक सप्ताह सिर्फ मौलिक अधिकार ही पढ़ लो डिटेल में एकदम, उसके पूरे क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन वही, हमारा जो पहला क्वेश्चन अराइज हो रहा था वो क्या था, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हो रहा था एसआई प्रीलिम के लिए कि सर एग्जाम की तैयारी कहां से शुरुआत की जाए। तो ऐसे सब्जेक्ट जो आपको बोरिंग लगते हैं, ऐसे सब्जेक्ट बोरिंग के होने के साथ साथ डिफिकल्ट है, साथ ही साथ जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, जिसपे आपकी पकड़ कमजोर हो, उस सब्जेक्ट से पहले शुरुआत करिए। क्यों सर ऐसा? भाई जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेगा उसको कम टाइम में कर सकते हो आप लोग, लेकिन जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहेगा, जिसको आपको देख के बोर लगता है, नींद आना चालू हो जाता है, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं एसआई प्रीलिम के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले एसआई प्रीलिम के लिए क्या ना करें, मैं पहले बता रहा हूं। एसआई प्रीलिम के लिए सबसे पहले ये चीज है कि जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसी सब्जेक्ट को पहले अपनाइए, रेगुलर रहिए। ये नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटा पढ़ लिया, 3 दिन तक पढ़े ही नहीं। मैंने तो 10 घंटा पढ़ लिया, भले एक दिन आप 4 ही घंटा पढ़िए, लेकिन पूरे वीक हर दिन 4-4 घंटे पढ़िए। ये नहीं एक दिन मैंने 12 घंटे पढ़ लिया, 5 दिन 4 दिन नहीं पढ़ता। तो वैसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला प्रीलिम में। कुछ कुछ रहते हैं आइंस्टीन टाइम के, उनका हो जाएगा, लेकिन सबका अपना अपना दिमाग रहता है। लेकिन ज्यादातर आप रेगुलर रहोगे तभी हो पाएगा। ऐसा ही प्रीलिम एग्जाम के लिए क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जाए, जैसे भारत का संविधान, ध्यान से सुनिए, भारत का संविधान, भारत का इकोनॉमिक्स, विश्व का करंट अफेयर, भारत का करंट अफेयर। ठीक है, ये कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लोगों को बोरिंग लगते हैं, खासकर इकोनॉमिक्स, और इनको आप यहां पे लिखा है ऐसा ही प्रीलिम एग्जाम के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो मैं क्या ना करें ये बता रहा हूं, क्या ना करें और क्या करें दोनों बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे तो सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट बताया उनको आपको अवॉइड नहीं कर। अरे भारत के संविधान तो मैं बाद में पढ़ लूंगा, भारत का इकोनॉमिक्स आज नहीं कल पढ़ता हूं। भैया मेरे, भारत का इकोनॉमिक्स, विश्व का जो करंट अफेयर है, भारत का जो करंट अफेयर है और भारत का संविधान है, इसको आप अपने डेली रूटीन में रखो। डेली रूटीन में रखो का मतलब यह है कि इसको पढ़े बिना मैं दूसरा सब्जेक्ट तो पढ़ूंगा ही नहीं। जब तक इसको नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरे को दूसरा सब्जेक्ट हाथ नहीं लगाने। भले आप डेली आधा घंटा, सबसे पहले उठो, मुंह कान धो, चाय पियो, आराम से भारत का संविधान उठा लो, थोड़ा सा भारत का इकोनॉमिक्स पढ़ो, विश्व का करंट अफेयर पढ़ लो, भारत का करंट अफेयर पढ़ लो डेली। उसके बाद अपना मनचाहा सब्जेक्ट आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ते रहिए। सर इकोनॉमिक्स ही क्यों पढ़े, सर संविधान ही क्यों पढ़े? तो भैया मेरे, सबसे पहले ऐसा है कि भारत का जो संविधान है और भारत का जो इकोनॉमिक्स है, यही आपको कंपटीशन से बाहर निकालने वाला है। क्योंकि जो लोग सीजीपीएससी मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, जो आज दिला रहे होंगे, उनका 90% लोगों का तो इकोनॉमिक्स हिला हुआ रहता है, इन द सेंस कि इकोनॉमिक्स जो है कमजोर रहता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पे अच्छी पकड़ बना ली, कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत लोगों का हालत खराब रहता है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अच्छी पकड़ बना ली, करंट अफेयर में अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली, तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप इकलौते नहीं है जो एग्जाम दिला रहे हैं, साथ ही साथ सीजीपीएससी के मेंस जो दिलाए हैं उनमें कई लोग छटेंगे, तो वो लोग भी ऐसा ही प्रीलिम का तैयारी करेंगे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको चीजें बता रहा हूं कि आप दूसरे से कैसे आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है। आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के 50 बुक मिल जाएंगे यहां, कहां पे, जितने भी बुक डिपो। लेकिन भारत का जो करंट अफेयर है और विश्व का जो करंट अफेयर है उसके लिए लोग भटकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको भैया एक ही सीट चाहिए ना, बगल वाले के लिए थोड़ी सीट चाहिए आपको, आप अपने लिए सीट चाहिए। आपको सोच के चलना कि मेरे को एक सीट लेनी ही है, कौन क्या बोलते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे तीसरा जो टॉपिक लिखा हुआ है कि एसआई प्रीलिम की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़े, या आगे आपको डिस्कस कराएंगे वाला चीज। अगले स्लाइड में ये बताऊंगा कि क्या पढ़ना है इसमें, यह भी रखा हूं मैं यहां पे।
एसआई प्रीलिम के एग्जाम के लिए कैसे नकारात्मक चीजों को हटाएं और सकारात्मक बनाएं। अब यहां पे मैं बता रहा हूं कि कभी कभी एकदम निगेटिव थिंकिंग आती है। कभी कभी आप जब आप पढ़ते रहते हैं तो ऐसा लगता है कितना पढ़ ले। जब एसआई का एग्जाम पास आने रहेगा, जैसे सपोज मान के चलते हैं 15 जुलाई को एग्जाम, मान के चलते हैं ना, मान के कोई ना डेट नहीं आया है, 15 जुलाई को सपोज एसआई प्रीलिम का एग्जाम है, ठीक है। आपने 1 जुलाई तक पढ़ा, अब 15 दिन आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर, मेरा एकदम मन हो चुका है, मैं अब पढ़ना ही नहीं चाहता, बस अब बहुत हुआ, कितना पढ़ेगा आदमी। ये वाली चीजें आपको नहीं सोचनी है, करना है बस, कैसे भी करके आपको करना है। 13 तक 12 तक, 1-2 दिन पहले रिलैक्स करना, 13 तक 12 तक आपको खींच के लेके जाना है। किसी की बातों में ना आना है, ना दोस्त के ना यारों के, ठीक है। और पेपर के कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ये दोस्त यारों को छोड़ देना, क्योंकि ये दोस्त यार जो रहते हैं ना, ये डराने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं भाई, तुम्हारी कितनी तैयारी हो गई, मेरी तो इतनी तैयारी हुई है, तो इस तरह आप ना हड़बड़ाओगे, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। यहां पे एक चीज लिखा है सबसे पहले कि सबसे पहले एसआई प्रीलिम के एग्जाम के लिए कहां से शुरुआत करें। धीरज और पेशेंस से शुरुआत करना है। सबसे पहली बात धीरज और पेशेंस से शुरुआत करना है कि मेरे को लास्ट तक अच्छे से स्टडी करना है, कहीं पे भी इंटरवल नहीं देना है, कहीं पे भी अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं लगाना है। और एक चीज बता रहा हूं मैं, यहां पे एक चीज बता रहा हूं, एसआई प्रीलिम के यहां पे लिखा है एसआई प्रीलिम के एग्जाम के लिए क्या करें और क्या ना करें, तो उसमें एक चीज और सुन लीजिए। आप ज्यादातर जो पढ़ाई का जो टाइम है वो ज्यादातर सवेरे रखने की कोशिश करिए। यार डेली नाइट जो पढ़ते हैं वो मतलब जो लेट नाइट पढ़ते हैं उनका तो अलग ही है, उनको छोड़ दो। जो अगर दिन भर पढ़ते हैं, तो मैं एक चीज बता रहा हूं, आप ज्यादातर हो सके सवेरे 6 बजे से लेके 10 बजे का जो टाइम है या 11 बजे तक का टाइम है, उस टाइम में आप मतलब हिलो मत, मतलब 4 से 5 घंटा वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सको, क्योंकि घर में बहुत सारे काम आते हैं, कहीं कहीं मेहमान आ गए, कहीं जाना हो गया, तो आप ना 6 से 11 आपका एकदम फिक्स रहेगा कि मेरे को इतना पढ़ना है। उसके बाद आप घर का भी काम कर सकते हो, आपको संतोष रहेगा कि हाँ भैया मैंने 4-5 घंटे पढ़ लिए हैं, आज का दिन मेरा बेकार नहीं गया है, मैंने जो रूटीन फॉलो कर रहा था मैंने उसको बनाया हुआ है। जो रूटीन को बनाया रहेगा, जो रेगुलरिटी रखे रहेगा, उसी का सिलेक्शन है यहाँ पे। बाकी छट जाने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूं मैं। कम से कम 4 घंटा सिटिंग रखिए, कम से कम, ठीक है। एसआई प्रीलिम के एग्जाम के लिए कैसे नकारात्मक चीजों को हटाए और सकारात्मक बनाए, तो यहां पे मैं वही बता रहा हूं कि कितना पढ़े क्या पढ़े, इन चीजों को छोड़ देना। दिन भर में 1-2 घंटे ना जी भर के फड़फड़ाना घर में, हा हा हु ही, जितना करना है करना, अपने को कूल रखने की कोशिश करना। और ऐसे लोगों के पास बिल्कुल मत रखना जो आपको डरवाने की कोशिश करता है, अरे यार मेरा तो इतना तैयारी हुआ है, तुम्हारा कितना हुआ है, इन सब चीजों से दूर रहना। सबसे अब अगले टॉपिक पे जाते हैं। यहां पे लिखा है यहां पे हमारा लिखा है कमजोर विषयों पर कैसे अप्रोच रखें। यहां पे ये चीज रखा है, तो मैंने बताया भाई कमजोर विषय पहले भी बता दिया, जो बोर सब्जेक्ट है, कमजोर विषय। तो मैंने बताया जैसे मेरा भारत का संविधान, सपोज भारत का संविधान हो गया, भारत का इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया। वैसे तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग है, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया जा रहा है। तो कमजोर विषयों पर कैसे अप्रोच रखें, तो इनके बिना दिन की शुरुआत नहीं करनी है। जो आपको कमजोर लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, उसी से, उसी का चेहरा देख के आपको दिन की शुरुआत करनी है। और जो आपको अच्छे लगते हैं उसको सोने से पहले पढ़ लेना आप, ठीक है। क्योंकि यही आपको कंपटीशन से, जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको कितना भी स्ट्रांग कर लो, जो ऑलरेडी आपका स्ट्रांग है उसको आप कितना। आदमी का सिलेक्शन कब होता है, आदमी का, स्टूडेंट का सिलेक्शन तभी होता है जब वो अपनी कमजोरियों को दूर करता है, कमजोर सब्जेक्ट पे ध्यान देता है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे ध्यान देता है, बोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान देता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, रेगुलर स्टडी करता है, कभी बीच में गैप नहीं मारता, ठीक है। क्योंकि आप सपोज आपने आज 10 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद 3 दिन पढ़े नहीं, चौथे दिन बीमार हो गए। अगर वही इंसान डेली अगर तैयारी करते रहे, क्योंकि क्या पता आपको भगवान ने अगर एग्जाम के टाइम आप बीमार हो गए, तो कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। मैं तो, और फिर मस्त एक्सक्यूज रहता है कि यार मैं तो एग्जाम के समय बीमार हो गया था करके, ठीक है। तो यहां पे मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको इन चीजों से दूर रहनी है, आपको रेगुलर और बार बार रिवीजन।
सफलता का मूल मंत्र तीन चार चीजें रहती है। सबसे पहले रेगुलरिटी और रिवीजन, सबसे ज्यादा रिवीजन, और हमेशा धीरे धीरे पढ़ना रहता है। ये नहीं कि भड़बड़ भड़बड़ पढ़ लिया। वही एक कहावत है कि रात भर रामायण पढ़े, राम सीता कौन, भाई बहनी। तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं है कि रात भर सपोज मान के चले, रात भर मेरे को संविधान निपटाना है, पूरा खत्म करना। भाई तो निपटाना नहीं है, आपको संविधान निपटाना नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स निपटाना नहीं, आप खुद निपट जाओगे नहीं तो पेपर में जाके। आपको उसको पढ़ना है, उसको प्यार करना है, जितना ज्यादा हो सके उसमें डूबना है, एक एक लाइन को उसको स्टडी करना है। अब यहां पे एक टॉपिक लिखा है, हर सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव हल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट आईएमपी। सपोज एक टॉपिक है मौद्रिक नीति, इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट है मौद्रिक नीति, इंग्लिश वाले बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आप मौद्रिक नीति के बारे में डिटेल में पढ़ो, उसके बाद उसके 200 300 400 जितने भी क्वेश्चन है सबको लगा लो। अब कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, सर ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी बुक रिफर करिए, तो छत्तीसगढ़ वाले घटना चक्र पे मरते हैं बहुत। इकोनॉमिक्स का घटना चक्र ले लो, इसका घटना चक्र, तो भाई वो जिसके पास पैसा वो अलग अलग सब्जेक्ट का घटना चक्र ले सकता है। तो जिनके पास पैसा नहीं है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव बुक आता है लुसेंट का, जिसमें इकोनॉमिक्स भी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, भूगोल भी रहेगा, विज्ञान भी रहेंगे। तो वो वाला एक साथ रहता है, वो अच्छे रहते हैं, क्वेश्चन के जो पैटर्न रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लीजिए, एक में रहेगा सब चीज, ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मौद्रिक नीति ने आपने पढ़ा तो घटना चक्र आपके पास है, तो घटना चक्र के 100 200 300 जितने क्वेश्चन मौद्रिक नीति उसको सॉल्व कर लो। परीक्षा वाली का इकोनॉमिक्स है तो उसको सॉल्व कर लो, लुसेंट का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है तो उसको सॉल्व कर लो। जब तक आप थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे, आपका बेड़ा गर्क ही रहेगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले बता रहा हूं, कितना भी थ्योरी के मास्टर हो जाओ, जब ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करोगे, आपके सामने 4 ऑप्शन जब दिखते हैं तो आंख ऐसी ही नाचता है। तो आंख नाचे ना, उसकी प्रैक्टिस के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव लगाने ही पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि पूरा एक बुक पढ़ ली उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, नहीं भैया, एक टॉपिक पढ़ना है आपको। कौन सा टॉपिक? जैसे सपोज इकोनॉमिक्स है, मैंने बेरोजगारी पढ़ा, बेरोजगारी के पूरे क्वेश्चन लगा लो। मैंने गरीबी पढ़ा, गरीबी के पूरे क्वेश्चन लगा लो। मौद्रिक नीति पढ़ा, मौद्रिक नीति के पूरे क्वेश्चन लगा लो। फिर तीनों का, गरीबी का, बेरोजगारी का, मौद्रिक नीति का, तीनों का एक साथ क्वेश्चन लगा लो। जितने बार क्वेश्चन लगाओगे, जितने बार थ्योरी पढ़ोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, किसी भी कोचिंग में कर लो, उड़ान, राजपूत, टुटेजा, हरिराम, कहीं भी कोचिंग में आप कोचिंग ज्वाइन मत करना, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज जब आप दिलाओगे तब आपको समझ आएगा कि आप में कहां कमी है। कोई कोचिंग वाले कुछ नया नहीं पढ़ाते, कोई कोचिंग वाले कुछ नया नहीं पढ़ाते। हर कोचिंग वालों, एक कोचिंग क्लास में 100 बच्चे रहते हैं, 50 बच्चे रहते हैं। उन 50 बच्चों में उनको 3-4 बच्चों से ही मतलब रहता है, जो वो पोस्टर छपाने के काम आते हैं उनके, कि हमारे यहां से इनका सिलेक्शन हुआ है, जबकि वहां से भी सिलेक्शन नहीं होता। छत्तीसगढ़ के कई टॉपर है जो लाखों लाखों रुपया लेके, आईफोन ले लेके, लैपटॉप ले लेके इधर उधर के कोचिंग में अपना पोस्टर दे रहे हैं। तो वो वाला काम नहीं है, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग में जाओ यार, कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला, रिवीजन की बात बहुत दूर है। तो मैं पहले बोल रहा हूं, आपको धीरे धीरे पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़नी है? धीरे धीरे पढ़ाई करनी है, एकदम धीरे धीरे मत करना भाई, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने। फिर से बता रहा हूं, कमजोर विषयों पर कैसे अप्रोच करना है। कमजोर विषयों का एग्जाम्पल जैसे भारत का इकोनॉमिक्स है, भारत का संविधान है, करंट अफेयर है। सपोज कई लोगों का वीक है, तो भैया आपको इसको डेली पढ़ना, इसी का जाप पहले करना, इसी का चेहरा पहले देखना है, ठीक है। सवेरे उठ के अपना चेहरा नहीं देखना है, ना तो घर वालों का चेहरा देखना है। किसका चेहरा देखना है आपको? संविधान, इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी आपके कमजोर विषय हैं, तभी आपका बेड़ा पार होगा। अब बात करते हैं रेगुलर स्टडी करना। यहां पे रेगुलर स्टडी करना प्लस रिवीजन, यह सफलता का मूल मंत्र है। जो इसको अवॉइड कर रहा है, देखो यहां पे है
क्या ना करें? तो भैया रेगुलर स्टडी करें, रिवीजन डेली करें, तभी आपका एसआई प्रीलिम निकलेगा, तभी आपको स्टार वाले पोस्ट मिलने वाले हैं, नहीं तो नहीं मिलने वाले। ठीक है, और पहले बता रहा हूं भाई, प्रीलिम एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीलिम दिलाएगा तभी तो वो मेन में जाएगा, मुख्य लिखित परीक्षा में जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा जब तक आप प्रीलिम नहीं दिला पाओगे तब तक आप कैसे जाओगे? और कई लोगों ने मेरे को कॉल करके पूछा, सर एसआई का जो प्रीलिम होगा उसका कट ऑफ कितना जाएगा? तो एक चीज बता रहा हूं, जो कोई इंसान या जो कोई शिक्षक या जो कोई कोचिंग वाला आपको पेपर के पहले कट ऑफ बता रहा कि नहीं इतने से इतने कट ऑफ, या वो एसआई का टॉपर ही क्यों ना हो, अगर आपको ज्ञान दे रहा है कि सर एसआई का जो कट ऑफ है 70 तक जाएगा, 80 तक जाएगा, जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम का, 70 क्वेश्चन तक जाएगा। 70 क्वेश्चन मतलब दो नंबर, सपोज 140 नंबर जाएगा, 130 नंबर जाएगा, 150 नंबर जाएगा, तो ऐसे ज्ञानी को हाथ जोड़ लेना। क्यों भाई? पेपर जब तक पेपर नहीं आता, पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर कितना कठिन है और पेपर कितना सरल है, उसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। पहले से कट ऑफ बताने वाला कोई ब्रह्मा यहां पैदा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में बहुत पैदा हो चुके हैं जो पहले से कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई कट ऑफ का डिसीजन नहीं ले सकता जब तक आपका पेपर आपके हाथ में आएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि पेपर डिफिकल्ट है या इजी है। और सबसे अच्छी बात, पेपर को डिफिकल्ट होना चाहिए तभी कट ऑफ कम जाएगा। और जो सही में पढ़े रहते हैं लोग, जो सरसरी तौर पे पढ़े रहते हैं ना, वो लोग रिस्क लेते हैं, इजी पेपर में रिस्क लेते हैं और वो लोग कट ऑफ बढ़ा देते हैं। तो पेपर डिफिकल्ट आना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो रिस्क लेने वाले रहते हैं ना, जो एक महीने कुछ कुछ ऊपर ऊपर वाले बुक पढ़ लिए और मार के आ गए, तो ऐसे लोग ना कट ऑफ बढ़ा देते हैं। तो पेपर टफ आना चाहिए और कोई भी इंसान, चाहे एसआई का पहला टॉपर बंदा ही क्यों ना हो, कोई नहीं बता सकता कि एसआई प्रीलिम का कट ऑफ कितना जाएगा। पेपर हाथ में आएगा तब बताया जा सकता है टफ, मतलब पेपर का कट ऑफ कितना जा सकता है। पेपर टफ आना चाहिए, इजी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें छूट गई हमारी। यहाँ पे पहली चीज छूटी है, एसआई प्रीलिम की तैयारी कौन कौन सी बुक पढ़े, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यही हमारा छूटा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिस्कशन, डिबेट्स और एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करना। जो आपके एकदम ईमानदारी के साथ स्टूडियस स्टूडेंट है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले आपके दोस्त यार हैं, उनके साथ रहना, ताकि उनको देखे। ऐसे नहीं जो घूमने फिरने वाले हैं और जो डराने वाले, उनके साथ नहीं रहना। मैं कैसे करूंगा यार, तू कैसे कर रहा है यार, ऐसे नहीं। तो उनके साथ आप डेली डिस्कशन करिए। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे पंचायती राज है, संविधान का पंचायती राज है, पंचायती राज पे अपने दोस्तों से फोन में हो गया या आमने सामने हो गया, डिस्कशन करिए। अच्छा, ग्राम सभा किसको बोलते हैं, ग्राम सभा के लिए कौन सा आर्टिकल है बेयर एक्ट में, ग्राम सभा किनसे मिलकर बना रहता है, आरक्षण कैसा है, महिलाओं का आरक्षण कैसा है, पुरुषों का आरक्षण कैसा है, एसटी एससी का आरक्षण कैसा है, ओबीसी का छत्तीसगढ़ में आरक्षण कैसा है, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है कि नहीं गया है 73वें संविधान संशोधन में। ये सारी चीजों पे आप डिस्कशन करिए, सामने वाले को आप पूछिए, उस उनसे, वो आपको पूछेंगे तो आप आंसर दीजिए। और दूसरा चीज, आपके सपोज कोई दोस्त है, सपोज मेरा कोई दोस्त है, तो आप उसके साथ मिलकर ना एक दिन का टारगेट बनाइए। क्या टारगेट? कि आज हमको पंचायती राज कंप्लीट करना है, आज हमको इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन पूरा ऑब्जेक्टिव सहित खत्म करना है, आज हमको सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सारी चीजें आज हमको 4-5 टॉपिक डिसाइड करना है, उसको पूरा दिन भर में तैयारी करना है और अपने दोस्त के साथ फिर रात को बैठकर डिस्कस करना है और क्रॉस क्वेश्चन करना है। ऐसे तैयारी होगी भैया, ठीक है, ऐसी तैयारी होगी, ऐसी अप्रोच अपनाओगे तभी तैयारी होने वाली, ये तो भूल जाना। मेरा लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है। अब लेक्चर से याद आया, मेरा लेक्चर एसआई का आने वाला है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है मेरा, और इकोनॉमिक सर्वे में सबसे बड़ी बात, इंग्लिश का इकोनॉमिक सर्वे और हिंदी का इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है छत्तीसगढ़ का, और भारत का इतिहास। ये एसआई की क्लास है मेरी जो स्टार्ट होने वाली है, ये आपको कल से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर एसआई के लिए कौन कौन सी बुक अपना है। ठीक है, एसआई के लिए कौन कौन सी बुक अपना है।
तो यहाँ पे सुनिए भाई एसआई के लिए कौन कौन सी बुक अपनानी है। पहले पहले छत्तीसगढ़ के के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से मिनिमम कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही, मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं करता मैं, अप्रोक्सीमेशन की बात करो, संभावना की। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुना की बुक ले सकते हो आप, हरिराम पटेल की बुक ले सकते हो आप। ठीक है, और हमारे सर हैं, नाम उनका भूल गया हूं मैं, थोड़ी देर में बताता हूं मैं। उनकी बुक आप रिफर कर सकते हो, उनकी बुक बहुत चल रही है, नाम उनका मैं भूल गया अचानक से, बताता हूं उसके बाद। और एक है मातोश्री पब्लिकेशन, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में इस बुक से ना 2-3 क्वेश्चन आया। लोगों को यह बुक पता नहीं है, लोग या तो अर्जुना के पीछे भागते हैं या तो हरिराम पटेल के पीछे भागते हैं। ठीक है, पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, जो बुक पढ़ना आप पढ़िए। ठीक है, मातोश्री पब्लिकेशन का जो बुक है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो मातोश्री पब्लिकेशन की बुक जरूर ले लीजिए। ठीक है, हरिराम पटेल की बुक ले सकते हैं, अर्जुना की बुक ले सकते हैं। ठीक है, और एक सर है जिनकी बुक याद नहीं आ रही मेरे को, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आई है, जनजाति की अलग बुक आई है, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग बुक आई है। गीतेश अमरोही सर की बुक है, ठीक है, गीतेश अमरोही सर की बुक है, वो ले सकते हैं आप। ठीक है, बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो नोट्स पेड रहेंगे, तो आपको ये सब बुक रिफर करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो अर्जुना हो गया, गीतेश अमरोही सर की बुक हो गई, मातोश्री पब्लिकेशन की बुक हो गई। मातोश्री पब्लिकेशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। हरिराम पटेल सबके पास होता ही है, बात करने की जरूरत ही नहीं इस पे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में पहले तो बुक हो गए। और मेरा नोट्स आपको लेक्चर के 15 से 20 दिन बाद प्रोवाइड होने वाला है, और वो बहुत डिटेल नोट्स रहेंगे। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर हमको क्या क्या पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का देखो, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी परंपरा एवं जनजाति है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया। छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ की मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का है ये आधुनिक इतिहास। तो सर अब आपको ये पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि सबको पढ़ लिए, सबको बैठे और रटते, एकदम रटना भी नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखो, उसमें आपको ये देखना है कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में क्या आ रहा है, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में किसको टारगेट किया जाता है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में कहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इस पे बात करनी है। तो सबसे पहले सुन लो, सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास आपको पढ़ना है तो मातोश्री पब्लिकेशन की बुक रिफर करिए। ठीक है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिटेल करना है। देखो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो 4-5 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और आपका हो गया होम रूल लीग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। छत्तीसगढ़ में सब जितने भी हैं, ये 4-5 टॉपिक हैं, डिवाइड करके पढ़ लो। एक दिन ना आप सिर्फ छत्तीसगढ़ का असहयोग आंदोलन पूरा पढ़ लो, एक दिन आप छत्तीसगढ़ का पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लो, एक दिन आप छत्तीसगढ़ का पूरा जंगल सत्याग्रह पढ़ लो मॉडर्न में। ठीक है, तो 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लो, सत्याग्रह, सॉरी असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय आंदोलन, जंगल सत्याग्रह आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका थी, ऐसे डिवाइड करके जब पढ़ोगे ना तो आपको चीजें याद होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में जो महापुरुष है ना, इधर उधर घुसते रहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहीं और कुछ आ रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में कहीं कुछ और आ रहा है। तो अपना 5-6 टॉपिक डिसाइड कर लो कि भारत छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास जैसे मेरे को पढ़ना है तो मेरे को ऐसे ऐसे सीक्वेंस में पढ़ना आधुनिक इतिहास। एक दिन असहयोग आंदोलन पढ़ लिया। दूसरा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, इसमें लिखा पड़ा है कलचुरी आपको पढ़ना डिटेल में, कलचुरी आपको पढ़ना डिटेल में। 1 मिनट, कलचुरी आपको पढ़ना है, कलचुरी आपको क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, मराठा डिटेल में पढ़ना है, और ब्रिटिश
संरक्षक जो आए थे, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट जो आए थे, उनके नाम पढ़ने हैं। और सूबेदार, मराठा डिटेल में पढ़ना है, कलचुरी डिटेल में पढ़ना है, मराठा सूबेदार डिटेल में पढ़ना है, मराठाओं के समय जो अंग्रेज आए थे, सुपरिटेंडेंट बने थे, वो डिटेल में पढ़ना है, काकती वंश डिटेल में पढ़ना है। ये 3-4 टॉपिक है जो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है मध्यकाल में। कौन कौन से? कलचुरी, छत्तीसगढ़ के मराठा, छत्तीसगढ़ के मराठा के सूबेदार, छत्तीसगढ़ के मराठा के समय आने वाले अंग्रेज, ठीक है, और विद्रोह, जितने भी विद्रोह थे वो पढ़ने हैं, जैसे भूमकाल विद्रोह हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में छोटे 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 राजा है, तो एक दिन में एक वंश पढ़ लो। जैसे एक दिन राज ऋषि तुल्य कुल्य वंश पढ़ लिए, बस एक ही पढ़ लो, लेकिन डिटेल में पढ़ो। इतना टाइम है कि डिटेल में पढ़ो, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आपको 35 से 35 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ को अपना देखो भाई, मैं ध्यान से सुन लो। छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ है, पूरा छत्तीसगढ़ विषय, भारत का संविधान, भारत का इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, इसको ना गोद में लिए लिए जहां भी बैग पकड़ के जाते हो वहां पे हमेशा बुक होनी चाहिए। जहां भी टाइम मिलता है उठा के पढ़ लो एक आध टॉपिक, ऐसा है, क्योंकि यही खासकर इकोनॉमिक्स और भारत का संविधान आपको पीछा कर देगा एसआई के एग्जाम में, प्रीलिम एग्जाम में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास ये हुआ। छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है? मृदा से क्वेश्चन बहुत आ रहा है आजकल, मिट्टी से, खनिज एवं खदान की स्थिति। जैसे कोयली बेड़ा खदान कहां है? कोयली बेड़ा खदान किसके लिए फेमस है? कोसार टेड़ा कहां है? ठीक है, और तुम्हारा जैसे हो गया एक लामा चेलिक लामा किसके लिए फेमस है? ये कहां है, किस जिले में है? ठीक है, कोयले के बारे में, चूना पत्थर के बारे में, लोहे के बारे में, कहां मिलता है, किस जिले में, कौन सा खदान है, ये सारे चीजों के बारे में ये जो टॉपिक है ना, बहुत ये अच्छा से पढ़ना एकदम। ठीक है, हरिराम पटेल में अच्छा दिया हुआ है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का पर्यटन। ये जो छत्तीसगढ़ का पर्यटन भूगोल का ही पार्ट है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन में सब चीजें आते हैं, नदी, नाले, झरने, किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, कौन से मंदिर में किसकी मूर्ति है, वो जो मूर्ति है किसकी बनी हुई है, कितने साल पुरानी है, ये आपको इतिहास से भी मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के पर्यटन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो भूगोल का ही पोर्शन है। छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन है आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, किस संगम के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन है बहुत डिटेल में पढ़ना है। इससे सबसे ज्यादा, जैसे छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपका खनिज एवं खदान, छत्तीसगढ़ का पर्यटन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मृदा से क्वेश्चन आता है, सॉइल प्रोफाइल से, और नदी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो नदी भी डिटेल में पढ़ लेना। अब नदी भी पढ़ रहे हो तो एकदम एक दिन में सब नदी मत पढ़ लेना भाई। एक दिन में सिर्फ जैसे महानदी पढ़ रहे हो तो महानदी के बारे में डिटेल में पढ़ो। महानदी को दिमाग में बैठाते आपको 5 से 7 दिन लग सकते हैं, जो पहली बार अगर पढ़ रहा होगा तो। ठीक है, ऐसा ही के एग्जाम में कोचिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा ही के एग्जाम में ऐसे बंदे की जरूरत है जो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करिए। लोग कोचिंग क्यों जाते हैं? लोग कोचिंग सिलेक्शन के लिए नहीं जाते, लोग जो है कोचिंग गाइडेंस के लिए जाते हैं। कोई कोचिंग वाला आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता, सिर्फ गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, अब कोई कोचिंग वाला द्रोणाचार्य बन रहा है या शुक्राचार्य बन रहा है, ये आपके ऊपर भी है। ठीक है, तो आपको द्रोणाचार्य जैसे गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले लोग चाहिए, न कि शुक्राचार्य टाइप के महर्षि चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ना है इसमें। अब इकोनॉमिक सर्वे में सर क्या पढ़े हैं बताओ ना। इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर डिटेल में पढ़ना है, उद्योग डिटेल में पढ़ना है, खदान डिटेल में पढ़ना है, जीडीपी जीएनपी वाला जो टॉपिक है, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, प्राथमिक घाटा, ये डिटेल में पढ़ना है। सर इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़े? इकोनॉमिक सर्वे का ही सबसे पहले क्लास मैं ले रहा हूं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मेरी जो भी क्लास देखेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम को वो कंफर्टेबल ही रहेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे की हमारी पहली क्लास आ रही है, फिर भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसके क्लासेस आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। एक आध 2 दिन में आ जाएगा ये क्लास। अब बात करते हैं तीसरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी परंपरा, जनजाति, नाच, नृत्य, गान, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, सब इसी में आने वाला है।
अब ध्यान से फिर से एक बार सुनिए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग कहां से करे सर? छत्तीसगढ़ में। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग करने वाला यही है, छत्तीसगढ़ की आदिवासी। अब यहाँ पे आदिवासी बस लिखा है, छत्तीसगढ़ की आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की परंपरा। अब परंपरा में क्या क्या आ जाएगा? उनका नाच, नृत्य, डांस, उनके वादक यंत्र, पंडवानी, ये सारी चीजें ना छत्तीसगढ़ के तुम्हारे कल्चर, ये सारी चीजें आपको मिलेगी इसी में। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, छत्तीसगढ़ की भाषा, तीजा, पोरा, दशहरा, देवारी, जठौनी, हरेली, सारे जितने त्योहार है, सारे जितने भी आदिवासी है, आदिवासी के नृत्य है, सब इससे इससे किस्मत अच्छा रहा तो 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन यही दे देगा अकेले छत्तीसगढ़ से। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए। और ये वाली बुक आप गीतेश अमरोहित की सर से पढ़ सकते हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी कल्चर, क्योंकि पिछले 2-3 एग्जाम में उनकी बुक से ज्यादा आ रहा है, आदिवासी वाले पोर्शन से। बाकी का तो नहीं कर सकता, आदिवासी वाली चीजों से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ये हुआ। छत्तीसगढ़ के लिए कौन कौन सी बुक लेनी है सर? छत्तीसगढ़ के लिए आप अर्जुना ले सकते हो, छत्तीसगढ़ के लिए आप मातृश्री पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलने वाली, पहली बता रहा हूं, मातृश्री पब्लिकेशन जिससे बेस्ट बुक नहीं मिलने वाली डिटेल में। लोगों को पता नहीं है, लोग नहीं जानते। ठीक है, मातृश्री की पब्लिकेशन की बुक आपको सुरेश बुक डिपो में मिल जाएगी, ये राजभाषा आयोग का ही बुक है ना। ठीक है, अब अगले एक लास्ट स्लाइड है, उसकी तरफ चलते हैं। सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में भारत के बारे में, भाई भारत के बारे में यहां पे बात किया गया है। ठीक है, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास। तो सिंपल से बारे में बात करता हूं। भारत के इतिहास को आप दृष्टि आईएएस की बुक से पढ़ सकते हो। दृष्टि आईएएस की बुक है, हिंदी वालों के लिए दृष्टि आईएएस की बुक से पढ़ सकते हो, अच्छी है वो बुक, या परीक्षावाणी से पढ़ सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। मैं किसी छत्तीसगढ़ के राइटर का रेफरेंस नहीं दूंगा, बेस्ट है आप दृष्टि आईएएस की बुक पढ़िए। भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास। मैं यहां पे बता देता हूं कि आपको कहां पे ज्यादा मेहनत करना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत के इतिहास में भारत का आधुनिक इतिहास, जिसमें 1885 से लेकर कांग्रेस के बनने से लेकर 1947 तक, भारत के आजादी तक डिटेल में पढ़ना, जिससे क्वेश्चन आएंगे। भारत के मध्यकालीन इतिहास में आपको किसके बारे में पढ़ना है? सुल्तानों के बारे में, दिल्ली के सुल्तान के बारे में डिटेल में पढ़ना। ठीक है, और मुगलों में अकबर के बारे में डिटेल में पढ़ना, बहमनी वंश पढ़ना। देखो भाई ध्यान से फिर से सुन लो, मध्यकाल इतिहास में आपको क्या डिटेल में पढ़ना है? संगम वंश, बहमनी वंश और दिल्ली के सुल्तान और शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। और पढ़ना भाई आपको मुगलों के बारे में। सर मुगल तो बहुत सारे हैं सर, कैसे पढ़े? तो उसका भी एक ट्रिक है भाई, एक दिन में एक मुगल के बारे में पढ़ो ना यार, जब मैं पढ़ाऊंगा खुद समझ आ जाएगा। एक दिन में एक मुगल, एक दिन में सिर्फ आप पढ़ लो किसके बारे में? बाबर के बारे में पढ़ लो, उसके बाद उसके बच्चे के बारे में पढ़ लो, हुमायूं के बारे में पढ़ लो, उसके बाद उसके बच्चे के बारे में पढ़ लो। हुमायूं का बच्चा कौन था भाई? अकबर, उसके बारे में पढ़ लो। ऐसे कर करके आप पढ़ लो। तो फोकस किस में करना है? संगम वंश, बहमनी वंश, दिल्ली के सुल्तान, इस पे ज्यादा फोकस करना। और शिवाजी, भूल गया था, मराठा। मराठा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मराठाओं के बारे में पढ़ना, शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। फिर भारत की प्राचीन इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास में किसके बारे में पढ़ना है? मौर्य वंश के बारे में डिटेल में पढ़ना है, गुप्त वंश के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, गुप्त वंश के बारे में डिटेल में पढ़ना है, मौर्य वंश के बारे में डिटेल में पढ़ना है। मौर्य वंश के बाद कौन है? गुप्त वंश के बाद कौन है? डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ ऋग्वेद के बारे में डिटेल में पढ़ना, ऋग्वेद मतलब वैदिक काल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ध्यान से फिर से सुनिए, वैदिक सभ्यता के बारे में डिटेल में, सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल में, बौद्ध और जैन सबसे इंपॉर्टेंट, बौद्ध, जैन और जितने भी 6 दर्शन होते हैं ना प्राचीन इतिहास में, 6 दर्शन, बौद्ध, जैन, सांख्य, न्याय, चार्वक, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा। प्राचीन में अगर बोला जाए तो बौद्ध, जैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर मौर्य इंपॉर्टेंट,
फिर गुप्त इंपॉर्टेंट, फिर मौर्य के बाद इंपॉर्टेंट, फिर गुप्त के बाद इंपॉर्टेंट है, और आपका वैदिक और आपका सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की अर्थव्यवस्था क्या, अब हम देखो भाई, भारत की अर्थव्यवस्था ही आपको निपटाने वाली है, पहले ही बता रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मैं पढ़ा लूंगा अगर आप लेक्चर अटेंड करोगे तो। ठीक है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये कैसे पढ़ाना मेरे को पता है और कैसे आपको याद होगा। भारत का भूगोल, सर भारत का भूगोल कैसे करें? तो भारत के भूगोल के बारे में आपको ज्यादातर पता होना चाहिए, खनिज और खदान के बारे में पता होना चाहिए। देखो भाई, ऐसे ही एग्जाम के लिए सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। भारत के भूगोल में आपको असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो स्टेट हैं, 7 सिस्टर स्टेट जो है, मतलब भारत के पूर्वी साइड, जो उत्तर पूर्वी साइड के जो स्टेट है, और भारत के दक्षिण के जो स्टेट है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज, वहां पे कौन सा पहाड़ मिलता है, कौन सी नदियां हैं, कौन से झरने हैं, भारत का स्थिति और विस्तार, भारत का सिचुएशन और एक्सटेंशन जो है वो डिटेल में पढ़ना, वो डिटेल में एकदम पहले तो अच्छे से पढ़ना, बाद बाकी की बात बाद में करेंगे। भारत का संविधान देखो भैया, ये एक है जो कंपटीशन से आपको फेंकने वाला है, और ये एक ये है, ये दो चीजों से सावधान रहिए। इसको आप छाती में चिपका के घूमना है इसको, इसका मतलब है सवेरे उठ के सिर्फ इसी का दर्शन करना है, इसी को पढ़ना है, फिर आपका दिन अच्छा जाएगा। तो भारत के संविधान में सबसे ज्यादा किस पे फोकस करिए, मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहले तो फोकस करिए मौलिक अधिकार पे, संविधान संशोधन पे, और क्या है सर, संवैधानिक निकाय। इसमें संवैधानिक निकाय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन कौन से भाई, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय यूपीएससी हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, इस सबके, लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फंडामेंटल राइट्स डिटेल में पढ़ना है आपको। संवैधानिक संशोधन, एक क्वेश्चन डन है इससे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आईएमपी है, ये आईएमपी है, ये आईएमपी है। राष्ट्रपति, संसद और राज्यपाल, ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आईएमपी, इसमें भी जो आईएमपी उसको बताऊं, राष्ट्रपति, संसद और राज्यपाल, और क्या भाई, ये 1773 है ये। 1773 से लेके 1947 तक के एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत का संवैधानिक निकाय, इससे एक क्वेश्चन तो आ सकता है। और क्या है सर, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, और केंद्र राज्य संबंध। और क्या छूट गया सर, यहाँ पे मौलिक अधिकार के साथ है यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए। जिसको नीति निर्देशक तत्व एकदम अच्छे से पता है, वो पेपर 2 निबंध जो आता है किसमें, मेंस में, उसमें उसको पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। नीति निर्देशक तत्व के साथ वो खेल, अगर उसको खेलने आता है अच्छे से, तो वो निबंध में अच्छे से खेल सकता है, इतनी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो ये भारत का सामान्य ज्ञान। सर बुक का तो नाम बताइए, कहां जा रहे हो करके बोलोगे आप। तो देखो भाई, बुक का नाम क्या है भाई, महेश बर्णवाल सर की आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो और ज्योग्राफी ले सकते हो, या माजिद हुसैन की ले, लेकिन माजिद हुसैन पढ़ने का जरूरत नहीं है। और जिसको सस्ता सुंदर टिकाऊ पढ़ना है तो अर्जुना की आती है, ये ले सकते हो। अर्जुना की ना आप इकोनॉमिक्स की बुक ले लो, और अर्जुना की आप क्या लोगे, अर्जुना की इकोनॉमिक्स की, और अर्जुना की आप लोगे भूगोल की। ये दोनों बुक आप अर्जुना ले लो, ठीक है, महेश बर्णवाल मत लेना। परीक्षावाणी का क्या लेना है सर, परीक्षा मंथन क्या लेना है सर, दृष्टि आइस। परीक्षावाणी या परीक्षा मंथन का आप भारत का संविधान ले लीजिए। क्या ले लीजिए, भारत का संविधान। मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में, पढ़ना हमको लक्ष्मीकांत है, तो सर ये क्यों ले भाई, जब तक ना परीक्षावाणी परीक्षा मंथन नहीं लोगे ना, तब तक आप लक्ष्मीकांत अपने से नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि परीक्षावाणी परीक्षा मंथन में वर्डिंग जो रहते हैं इजी रहते हैं, लक्ष्मीकांत के जो वर्डिंग रहते, चाहे इंग्लिश में रहे चाहे हिंदी में रहे, वर्डिंग जो रहते थोड़े घुमाव फिराए वाले रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सर छत्तीसगढ़ के इतिहास किससे पढ़े, दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हो, दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हो भारत के इतिहास के लिए, ठीक है। या मैं पहले ही बता रहा हूं, मेरे नोट्स इन सबसे ज्यादा अच्छे हैं, और उसका रीजन क्या है वो आपको लेक्चर में ही बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब करंट अफेयर में बात करते हैं, जो आपको
आपको 3 सब्जेक्ट बाहर करने वाले, भारत का संविधान, भारत का इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। देखो भाई, मैं छत्तीसगढ़ के किसी बंदे का रेफरेंस नहीं देना चाहता और ना मैं किसी का एजेंट हूं, तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर के लिए जो लोग टापते हैं, यहाँ के लोग जो कॉपी पेस्ट करते हैं, वो बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट है। बैंकर्स अड्डा की जो वेबसाइट है, ये 2007-8 से लॉन्च हुई है, ठीक है। बैंकर्स अड्डा के वेबसाइट से आपको भारत का करंट अफेयर पढ़ना है और विश्व का करंट अफेयर पढ़ना है। बैंकर्स अड्डा का जो वेबसाइट है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे लिखे रहते हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। नेट में सर्च कर लेना बैंकर्स अड्डा, इसका ऐप भी आता है। अब यहाँ पे पढ़ना कैसे है, देखो यहाँ पे डेली वाइज रहता है। जैसे जनवरी महीने का है, उसमें बोल देगा 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी से लिखा रहता है, और पूरे जनवरी महीने का अलग से रहता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम एक दिन में 5-5 दिन का, जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ लिया, मतलब एक दिन में 5 दिन का करंट अफेयर पढ़ लो, तो आपका 6 दिन में 30 दिन का करंट अफेयर हो जाएगा। मतलब 6 दिन में आप 1 महीने का करंट अफेयर निपटा लोगे बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट से। बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट से जो करंट अफेयर पड़ेगा, उसका सीजी प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर आता है, उससे हाथ से जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही का तो ऐसी ही है, फिर पहले ही बता रहा हूं मैं। तो आपका 6 दिन में 1 महीने का तैयारी हो जाएगा करंट अफेयर का, 1 महीने का करंट अफेयर का तैयारी हो जाएगा 6 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर। अब सोच लीजिए, ये चीज आप डेली रखोगे तो आपका 30 दिन में 5 महीने का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और ऐसा ही कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा विश्व का करंट अफेयर या भारत का करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का पूछेगा, 6 महीने का पूछेगा। तो भैया आप तो एक ही महीने में 5 महीने का करंट अफेयर करके बैठ गए, वो भी एक दिन में इतना कर रहे हो। एक दिन में 5 पेज पढ़ना है आपको बस। एक दिन में आप 5 पेज पढ़ते हो तो 6 दिन में आपका 1 महीने का करंट अफेयर का तैयारी होगा, और 30 दिन में आपके 5 महीने के करंट अफेयर की तैयारी हो जाएंगे बैंकर्स अड्डा के वेबसाइट से। इससे अच्छा करंट अफेयर वाली चीजें कहीं आपको कहीं नहीं मिलने वाली, भारत के लिए और विश्व के करंट अफेयर के लिए। अब छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए बहुत सारे चैनल है। सीजी पाठशाला की चैनल है, कोको कम्युनिटी का चैनल है, और ज्यादा लोगों का तो मैं देखता नहीं, मैं किसी का चैनल फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो आप इन चैनलों में से किसी एक चैनल को फॉलो कर सकते हो, या इनकी मैगजीन बुक जो भी आती है वो परचेस कर सकते हो, अच्छी रहती है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी बुक रिफर करें। परीक्षावाणी की ले लो, परीक्षावाणी की ले लो। बायो तो पढ़ना नहीं हम लोगों को। अब यहां पे एक चीज छूट गया था भाई, वो है हमारा क्या, पर्यावरण, इन्वायरमेंट छूट गया है। इन्वायरमेंट में सबसे पहले आपको बायोडायवर्सिटी पढ़ लेनी भैया। क्या पढ़ लेनी है, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पढ़ लेनी है, उसी से क्वेश्चन आता है। विश्व का जैव विविधता पढ़ लेना, भारत का जैव विविधता पढ़ लेना डिटेल में एकदम अच्छे से। जैव विविधता, पर्यावरण में जैव विविधता और प्रदूषण, क्या क्या चीजें पढ़नी है सुन ले ध्यान से। जैव विविधता पूरे डिटेल में पढ़ना है, प्रदूषण पूरे डिटेल में पढ़ना है, जैव विविधता के पूरे ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, प्रदूषण के पूरे ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। परीक्षावाणी की बुक ले लीजिए। सर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे, पर्यावरण बता तो दिया भाई, जैव विविधता पढ़ने और पॉल्यूशन पढ़ना है। अब ध्यान सुनिए, परीक्षावाणी की बुक मैं यहां पे रिफर करूंगा। परीक्षावाणी के जो बुक है ना, उसमें डब्बा डब्बा बना रहता है। जैसे आप जैव विविधता चैप्टर खोलोगे तो उसमें डब्बा बने रहेगा ऐसा, उसमें मोस्ट आईएमपी जो रहेंगे वो लिखे रहेंगे। आप इतना भी पढ़ लेते हो, जैसे बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता, जैव विविधता के चैप्टर में सपोज 15 डब्बे हैं। सपोज जैव विविधता के चैप्टर में परीक्षावाणी का बुक लिए, बायोडायवर्सिटी का चैप्टर निकाले, सपोज बायोडायवर्सिटी के टोटल चैप्टर में 15 डब्बे हैं, 15 डब्बे हैं। आपको अगर इंपॉर्टेंट चीज पहले पढ़नी तो वो जो 15 डब्बे हैं ना, उनको पहले रट लो, उसके बाद थ्योरी पढ़ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बायोडायवर्सिटी का डब्बा ही पढ़ के जाना है, ठीक है। तो परीक्षावाणी का आपको पर्यावरण लेना है। पर्यावरण से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं पर्यावरण से। साइंस का ही पोर्शन है तो लोगों को पता नहीं चलता। तो सर जाते जाते कुछ नहीं कहेंगे, तो जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं कि देखो भाई, धीरे धीरे पढ़ना है, कमजोर विषयों को पहले पढ़ना है। भारत का संविधान, भारत का इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर,
इससे दूर नहीं भागना है। इसको आज निपटाऊंगा, कल निपटाऊंगा, परसों निपटाऊंगा के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो पेपर में आपको ये निपटा देगा पूरी तरीके से। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिए। और आपको रेगुलर स्टडी करना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है। थ्योरी पढ़ते ही सबसे पहले आपको क्या लगाना है, उसका ऑब्जेक्टिव। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा है तो भारत छोड़ो आंदोलन के पूरे क्वेश्चन लगाना है। जैव विविधता पढ़ चुके हो तो जैव विविधता का पूरा क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो टाटा बाय बाय। इसके साथ आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होने वाला है फाइनली। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।